नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद हैं प्रिया, रंजना और अंजनी। बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आज जमकर लताड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता। पूरी दुनिया ने नए भारत के इस नए स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। इसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता, पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक को कई बड़े तोहफे दिए। सुबह 11 बजे उन्होंने KSR रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया, जो बेंगलुरु, बेलगावी, अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी पुणे के बीच चलेगी। इससे कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और देश में कुल 150 वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं और इन ट्रेनों से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को तेज, आरामदायक सफर का अनुभव भी होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया, जो कि RV रोड यानी कि रागी गुड्डा से बोम्मास आंध्रा तक 19.15 किलोमीटर लंबी है और इसे 16 स्टेशन है। इसे 7,160 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इससे बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क 96 किलोमीटर से अब ज्यादा हो गया है। इससे लाखों लोगों को काफी फायदा होगा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे कि टेक हब में काम करने वालों को। पीएम ने खुद RV रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो की सवारी भी की, जिसे जनता ने काफी सराहा थी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 15,610 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला रखी और ये 44 किलोमीटर से अधिक की लंबी परियोजना होगी और 31 उच्च स्टेशन के साथ साथ शहर के आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। ये परियोजना बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को कम करने वाली होगी और सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने में मदद देगी। प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं बेंगलुरु को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ प्रस्तावित टैरिफ नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझ रहे हैं, लेकिन भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और हमारी सैन्य ताकत दुनिया में गूंज रही है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे देश की ताकत और इरादे साफ हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात हासिल किया है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए हथियार और उपकरण बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहा है। उन्होंने इसे भारत की आर्थिक और सैन्य प्रगति का प्रतीक बताया। यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में
भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जहां हैं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। तो ट्रंप की टैरिफ नीति पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत की चीजें कोई ना खरीदे और हमारा विश्व विकास रुक जाएगा। उन्होंने साफ किया कि भारत अब ऐसी नीतियों से डरने वाला नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिससे राजनाथ सिंह ने भारत की प्रगति को रोकने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी मेहनत और तकनीक के दम पर दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत न तो किसी के दबाव में झुकेगा और न ही अपनी प्रगति को रुकने देगा। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ती रफ्तार भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत कर रही है। ट्रंप की टैरिफ नीति को एक चुनौती मानते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने दम पर आगे बढ़ेगा और दुनिया को दिखाएगा कि हम किसी से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए ये भी कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने धर्म देखकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा। जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए था, जिसमें 26 लोग मारे गए। सिंह ने जोर देकर यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकी ठिकानों को दबाकर राष्ट्र एकता दिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और डिफेंस सेक्टर में 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात हासिल किया है, जो देश की बढ़ती सैनिक क्षमता और आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अब बहुत हो चुका, कुछ बड़ा करना होगा। द्विवेदी ने बताया कि सरकार ने सेना को पूरी छूट दी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने इसे शतरंज के खेल से जुड़ा, जहां भारत ने चतुराई से दुश्मन को चेकमेट किया, जबकि पाकिस्तान अपनी चाल चलता रहा। Certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासों ने पाकिस्तान को बौखला दिया है। बेंगलुरु में 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर में सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक बड़े AEW&C विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। शाहबाज और इसी के साथ साथ जैकोबाबाद हवाई अड्डे पर F-16 हैंगर को आधा नष्ट कर दिया गया, जिसमें विमान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। और मुरीद और इसी के साथ चकलाला में कमांड सेंटर और 6 रडार भी तबाह किए गए। सैटेलाइट तस्वीरों और स्थान के मीडिया से मिले सबूतों ने भारत के दावों को पुख्ता किया। Mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have
at least 5 fighters confirmed kills, and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को शुरू हुआ था, पहलगाम हमले के जवाब में था और जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन के 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत ने 11 मिसाइल पाकिस्तानी जो हवाई अड्डे हैं जिसमें नूर खान एयरबेस शामिल है, रडार पर से हमला किया, उनकी संचार केंद्र और हवाई क्षेत्र को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना प्रमुख ने इसे हाईटेक युद्ध और राष्ट्रीय जीत करार दिया है, जबकि पाकिस्तान के इनकार ने उसकी हार को और उजागर कर दिया। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, इंडियन नेवी का नया स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल, जो कि 1 जुलाई 2025 को रशिया में कमीशन हुआ था, अब अपने घर भारत वापस लौट रहा है। रास्ते में उसने 6 से 9 अगस्त 2025 तक मोरक्को के कैसाब्लांका में रुक करके एक पोर्ट कॉल को पूरा किया है और ये जहाज यूरोप और एशिया की कई बंदरगाहों से होकर भारत जा रहा है, ताकि भारत की समुद्री कूटनीति को और बढ़ाया जा सके और मोरक्को जैसे देशों के साथ दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करे। पिछले 2 सालों में कैसाब्लांका पहुंचने वाला ये तीसरा भारतीय नौसेना का जहाज है। 3 दिन के इस पोर्ट कॉल में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ढेर सारी गतिविधियां हुई। सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स, क्रॉस डेक विजिट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, योगा सेशंस और भारत मोरक्को के बीच दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई प्रोग्राम्स यहां पर किए गए। दोनों तरफ से इन गतिविधियों में खूब उत्साह देखने को मिला। INS तमाल के क्रू ने मोरक्को की रॉयल नेवी के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, जैसे कैप्टन राशिद सादर हाजी, कैप्टन मेजर हसन अकौली, ब्रिगेडियर जनरल जमाल काजतौफ और रियर एडमिरल मोहम्मद ताहीन। भारत के राजदूत संजय राणा ने भी जहाज का दौरा किया और मोरक्कन नेवी के अधिकारियों और क्रू के साथ बातचीत की। मुलाकात ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और गहरा किया है। कैसाब्लांका से रवाना होने से पहले INS तमाल ने रॉयल मोरक्कन नेवी के जहाज मोहम्मद 5 के साथ एक पासेस एक्सरसाइज की और ये पोर्ट कॉल दिखाता है कि अगर भारत मोरक्को के साथ अपने रिश्तों को कितना अहमियत देना चाहता है। साथ ही दोनों नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और नए मौके तलाशने का मौका मिलता है। भारत लौटते वक्त ये जहाज और कई यूरोपीय एशियाई बंदरगाहों पर रुकेगा, ताकि हर जगह दोस्ती और रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। चलिए सियासी खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुनावी धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने 11 अगस्त को अपने महासचिव, प्रभारी और संगठन प्रमुख की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान की रणनीति तैयार होगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर बनाया जा सके। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि यहां पर 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD प्रमुख घटक हैं और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए कई बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ RJD नेता तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई, आपको बताएं, जिसमें बिहार चुनाव के लिए समन्वय और रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है और 17 अप्रैल को पटना में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन जैसे मुद्दों पर फैसला अंतिम लिया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव ने आज एक बयान जारी किया, जिसे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र और मतदाता सूची में हेरफेर जैसे कुत्ता बाबू और भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा के नाम पर पंजीकरण वोट चोरी की साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला भी बोला और पूछा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार में भ्रष्टाचार पर जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती। उन्होंने महागठबंधन की रैली और जनता के बीच मुद्दों को उठाने की योजना की भी घोषणा की। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब
3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। कांग्रेस और महागठबंधन की रणनीति अब बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान पर केंद्रित है। तेजस्वी ने घोषणा की कि रक्षाबंधन के बाद बिहार के 9 संभागों में रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेता शामिल होंगे। ये अभियान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मतदाता सूची में कथित हेरफेर जैसे मुद्दे को उजागर करेगा। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो महागठबंधन के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अभी सहमति नहीं बन पाई और जिसको लेकर तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस बाद में फैसला लेने की बात कर रही है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर के विपक्ष के तीखे विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। आयोग ने कहा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर ना हो। आयोग ने 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख के फॉर्म जमा होने की बात कही है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। विपक्ष और याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने आरोप लगाया कि SIR के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को आयोग को हलफनामा दाखिल करने को आदेश दिया था, जिसके जवाब में आयोग ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बूथ स्तर पर अधिकारियों ने घर घर जाकर फॉर्म जमा किए और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लापता मतदाताओं की सूची शेयर की गई ताकि कोई छूट न जाए। आयोग ने यह भी बताया कि SIR का पहला फेज पूरा हो चुका है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस देना, सुनवाई का मौका देना, सक्षम अधिकारी का कारण युक्त आदेश अनिवार्य है। इसके अलावा 2 स्तरीय अपील प्रक्रिया भी है, जहां पर मतदाता इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। आयोग ने दावा किया कि 2.5 लाख वॉलंटियर्स, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स के साथ ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आयोग ने कहा है कि रोजाना प्रेस रिलीज जारी करके जनता को दावों और आपत्तियों की जानकारी दी जा रही है और सभी का निपटारा 7 दिन में होगा। और विपक्ष का कहना है कि SIR की टाइमिंग और प्रक्रिया संदिग्ध है और जिससे गरीब जो प्रवासी मतदाता हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर आयोग ने कहा है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने और चुनाव में विश्वास बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। और चलिए इन तमाम खबरों के बीच फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।